हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू योर चैनल शिवम सर बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, यानी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है। तो उसका आपको सिंपल सा आंसर मिला था बच्चा लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है। इसके साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के हमने मूवमेंट पढ़े थे, एक विजिबल और नॉन विजिबल वाला, और दूसरा ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके साथ हमने पढ़ा था कड चिविंग एनिमल क्या होते हैं। तो ऐसे एनिमल जैसे जो क्या करते हैं, घास वगैरह खा लिए, जैसे गाय भैंस। अब जो घास होती है वो है तो प्लांट। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो वो क्या करते हैं? खाना खा लेंगे। इसके बाद जो खाना होगा उसको फिर से मुंह में लाएंगे, फिर से उसको चबाएंगे और फिर से खा लेंगे, जिससे कि डाइजेशन में हेल्प हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन क्या दिखा था बताओ? वायरस, क्योंकि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक बॉडी के बाहर रहेगा तब तक मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करेगा। यदि वो शरीर के अंदर आ गया तो भैया लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट शुरू। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारी बॉडी किससे बनी? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में हमेशा घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी बायोमोलिक्यूल से बनी है और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है इन्वायरमेंट की वजह से। तो उसको रिपेयर करने के लिए बायोमोलिक्यूल घूमते रहते हैं। तो जहां भैया जिस चीज की जरूरत पड़ी, जिस बायोमोलिक्यूल की, उस बायोमोलिक्यूल को हमारा बॉडी यूज कर लेता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से हमारे बॉडी में जब कुछ टूटता फूटता है तो उसको रिपेयर करना है, और जो रिपेयर करने का प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज ए लाइफ प्रोसेस। यहां तक हम लोगों ने चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों को आगे की चीजें पढ़नी है कि जो लाइफ प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है कि भैया न्यूट्रिशन के बाद खाना तो आपके शरीर के अंदर आ गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी को मेंटेन करना है। तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रिस्पायरेशन। अभी ये सारी चीजें लिख के बताएंगे। रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज है। जैसे लंग्स से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। तो गैसेस एक्सचेंज तो लंग से ही होगा, लेकिन हमारे पूरे बॉडी को किसकी जरूरत होती है? गैसेस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो हमको ये सारी चीजें अपने बॉडी में मूव करवानी है, और ये सारी चीजें मूव करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। लेकिन बाबू लोग, क्या अमीबा को भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है? तो आंसर है ना भैया, अमीबा को ट्रांसपोर्टेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका इंटायर बॉडी सरफेस होता है वो वातावरण के कांटेक्ट में होता है, यानी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो उसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस वहीं से हो जाता है। इसके बाद जब भी हमारे बॉडी में हम लोग कुछ खाते हैं तो वो चीजें टूटती फूटती हैं। हमारे बॉडी में कई तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, और जब कई तरह की केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है तो उससे कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है, कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को हमको कहां भेजना है? शरीर के बाहर भेजना है, क्योंकि वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा चैप्टर का कि लाइफ प्रोसेस में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चारों चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन बच्चा लोग हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन पढ़ना, थोड़ा सा और चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद जब आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हो तो न्यूट्रिशन में आप लोग ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खाना खुद से बनता है, हेटरोट्रॉपिक में खुद से खाना नहीं बनता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या क्या एग्जांपल है? तो पर्टिकुलर आप लोग दो एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखते हो। सबसे पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा कौन सा देखते हो? केमो ऑटोट्रॉपिक देखते हो। ये चीजें तो देखते ही हो ना। इसके बाद आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ, फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करो। फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन? बताओ। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। थोड़ा लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। चलो देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? लाइफ प्रोसेसेस की
लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? लाइफ प्रोसेस क्या था? द मेंटेनेंस प्रोसेस, द मेंटेनेंस प्रोसेस किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो मेंटेनेंस प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसके बाद लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? तो ये टॉपिक हम लोग समझेंगे। टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी। लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आती है? न्यूट्रिशन से। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम, एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूट्रिशन, यानी जो भी आप खाना खाते हो, न्यूट्रिशन। एनर्जी कहां से आती है? न्यूट्रिशन से। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन के डिफिनेशन देखें, न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसको इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, खाने को लेना और उसको यूज कर लेना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई? अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है कि अलग होता है? अलग होता है। हम अलग है, फंजाई अलग है, प्लांट अलग है, बैक्टीरिया अलग है, एनिमल अलग है कि नहीं? तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना भैया? डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे भैया इंजीनियरिंग करके, सिविल इंजीनियरिंग करके अपना आराम से वो सब लेके हथौड़ी हथौड़ी लेके पहुंच गए कि किसी पैर टूट गया तो अपना बना रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इस वजह से सो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उनमें क्या होता है? डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बात समझ में आ रही है ना? क्या समझना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उनमें अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, किसकी बात करें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, तो आपको कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं? टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। आपको दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चा कौन सा पढ़ना है? हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो आपको दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है, सबसे पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक खाना कहां से बनाते हैं? लाइट से बनाते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल आपको पढ़ना है, एक तो पौधा हो गया यानी कि प्लांट, और दूसरा बीजीए। बीजीए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके साथ दूसरा एग्जांपल क्या है? केमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक।
केमो ऑटोट्रॉपिक खाना कहां से बनाते हैं? किसी केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं। और केमो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल है जैसे सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो केमो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया सल्फर बैक्टीरिया। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक क्या क्या करते हैं? ये डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉपिक क्या करते हैं? डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओन फूड ये अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करने पाते हैं। बात समझ में आ रही ना? और इसमें हमको 3 तरह के पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है पैरासिटिक। दूसरा क्या पढ़ना है? सैप्रोफिटिक। तीसरा कौन सा पढ़ना है बाबू लोग? होलोजोइक। अब पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन से क्या किया आपने? खाना ले लिया, लेकिन अब उस फूड से आपको एनर्जी निकालनी है। और एनर्जी कैसे निकलेगी? रिस्पायरेशन से। तो जो अगला आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन क्या होता है? बताओ, रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड। यानी रिस्पायरेशन क्या है बच्चा लोग? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी निकलती है। कहां से निकलती है? फूड से निकलती है। उसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? और रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? इट इज रिडॉक्स आपकी एनसीईआरटी इसको लिखती है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक है। ठीक है। अगर एक चीज और एनसीईआरटी बताती कि अगर हम फूड की बात करें तो फूड अर्थ पे क्या है? कार्बन बेस्ड फूड है। और इस कार्बन बेस्ड फूड को हमको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। और जब कार्बन बेस्ड फूड ऑक्सीडाइज होता है तो इससे क्या होती है? इससे एनर्जी रिलीज होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? कि जो खाना अर्थ पे है वो कार्बन बेस्ड है। कार्बन बेस्ड का मतलब वो क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। ज्यादातर खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी ग्लूकोज ही तो है। प्लांट ग्लूकोज बनाया, फिर वही हम लोग अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं? लेते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन में आपको इसमें 2 पढ़ना है। सबसे पहला आप पढ़ोगे रिस्पायरेशन में एरोबिक। कौन सा रिस्पायरेशन? एरोबिक। और दूसरा रिस्पायरेशन आप पढ़ोगे एनएरोबिक। बात समझ में आई? एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक में क्रेब्स साइकिल चलती है, एक में, और एनारोबिक में फर्मेंटेशन चलता है। और साथ साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत कायदे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना? रिस्पायरेशन के बाद हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? रिस्पायरेशन के बाद हमको पड़ती है जरूरत ट्रांसपोर्टेशन की। तो रिस्पायरेशन के बाद क्या समझना है? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की हमको जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपका फेवरेट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका नाम बता दो जिसको बचपन की किताब से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपका सुख दुख का साथी अमीबा है ना? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा में क्या होता है? जो इसका इंटायर बॉडी सरफेस होता है, इंटायर बॉडी surface of amoeba is in direct contact with environment, ठीक है। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है? जो अमीबा का इंटायर बॉडी सरफेस होता है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है? इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो अमीबा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है,
ट्रांसपोर्टेशन अकर इन अमीबा, अकर इन अमीबा, अकर इन अमीबा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और अमीबा को किसी भी स्पेशलाइज ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़े डिस्टेंस तक होता है और बाकी इसका पूरा बॉडी सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो जिसको जहां से जो चाहिए वो आसानी से ले लेता है वहीं से, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और ध्यान से देखो डायग्राम के माध्यम से। ये है आपका प्यारा सा नन्हा सा अमीबा। अब अमीबा के पास हुआ क्या? अमीबा के पास यहाँ पे खाना आया, यहां खाना आया, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक और नाम बताओ, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, ये यहां से खाना ले लिया, अगर यहां खाना मिलेगा तो यहां इसे मुंह घुमाएगा और ऐसे सूडोपोडिया बना लेगा, गलत सूडोपोडिया बन गया, हम लोग सूडोपोडिया सुधार लेते हैं। यहां खाना है, इस तरह से सूडोपोडिया बना लेगा, तो यहां से इसका काम चल गया। तो ट्रांसपोर्टेशन की कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसी तरह कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना है इसके अंदर, तो मान लो ये यहाँ पे खाना आके डाइजेस्ट हो गया, यहाँ फूड वैक्यूल बन गया, अब यहां से पूरे बॉडी में कोई चीज जाना है, आराम से सिंपल डिफ्यूजन हुआ, पहुंच गया। कोई वेस्ट, मान लो वेस्ट यहां बना, यहीं से धाए से बाहर निकाल देगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, अगर वेस्ट यहां बन गया तो यहां से धाए से निकाल देगा। हमारे में ऐसा थोड़ी नहीं होता कि मुंह में वेस्ट बन गया तो वेस्ट प्रोडक्ट यहीं से उस तरह से निकाल दो, एक्सक्रीशन, इजेक्शन करके। एक जगह हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की हम लोगों के शरीर में, लेकिन अब बीमा में कोई ऐसी समस्या है नहीं है, तो जहां वेस्ट बना वहीं से धाए से बाहर निकाल दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, ये पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके लिए प्लांट को भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। प्लांट में भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है बाबू? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में भी क्या होता है, इन प्लांट, इन प्लांट इट्स इंटायर बॉडी, इट्स इंटायर बॉडी, इंटायर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट, is in contact with environment, with environment, environment। तो प्लांट में भी क्या होता है, जो प्लांट की पूरी इंटायर बॉडी होती है किसके कांटेक्ट में होती है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो क्या प्लांट को भी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की गैसेस के लिए? नहीं, लेकिन वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम फ्लोएम की जरूरत है। सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करना यानी कि खाना ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी उनको फ्लोएम की जरूरत है। लेकिन क्या गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है? नहीं, जिसको जो गैस चाहिए वो अपना काम अपने से कर लेता है। इसका एग्जांपल क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे एक हरे रंग का पौधा बनाए, है ना, ये एक हरे रंग का अगर हम लोग यहाँ पे ये पौधा बनाए, ये बन गया बच्चों पौधा, तो इस पौधे में आपको पता है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये क्या है? लीफ है, ये लीफ है, और लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा। तो अगर पत्ती को एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या फिर पत्ती को CO2 चाहिए, तो स्टोमेटा भैया जिंदाबाद। अगर यहाँ पे प्लांट का ये वाला पार्ट ट्रंक है, ट्रंक, अगर यहां से गैसेस एक्सचेंज होना है स्टेम में, तो स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल्स। स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल्स। तो यहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं। और अगर यहाँ पे रूट आ गई, ये क्या आ गई प्लांट में? रूट आ गई, रूट आ गई, और रूट में कुछ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, तो रूट में क्या प्रेजेंट है? रूट में क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर। रूट में क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर। तो रूट में रूट हेयर से गैसेस एक्सचेंज हो गया। तो क्या पौधों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है बच्चा लोग? कतई नहीं है। आया कि या नहीं आया समझ में? इसके बाद अब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन उसके पहले अभी ह्यूमन वाला बचा है, तो ह्यूमन में ह्यूमन की बात करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन की बात करें, इंसान में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो अब इंसान का समझ लो। ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है।
एंड ईच organ of our body, each organ of our body is specialized for a particular function. ध्यान से समझना, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी, इंसान का हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसमें भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लंग्स से गैसेस एक्सचेंज हुआ तो उस गैस को पूरे शरीर में पहुंचाना है, और गैस को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करेगा बाबू बताओ? गैस को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। इस वजह से हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। और अगर हमारे में डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है कि उससे हमारा काम नहीं चलेगा। पता चला 2.5 साल लग रहे सिर्फ गैसेस ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक बार में। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और हमारा ऑर्गन जो होता है वो स्पेशलाइज होता है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। और एक चीज और होता है, एंड आवर बॉडी इज एंड आवर होल बॉडी सरफेस एरिया एंड आवर होल बॉडी, एक सेकेंड, एंड आवर होल बॉडी इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट। और हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी का सरफेस होता है, क्या वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता है? नहीं होता। लंग से कहां एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है? हार्ट है कहां एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है? बात समझ में आई ना? इस वजह से सो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई ना? हमारा पूरा बॉडी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है, इस वजह से हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। और डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। अगर इंसान की बात करें ह्यूमन में, तो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। यहां तक बच्चा समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमको समझना है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है ध्यान से देखो, और एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपको एक चीज पता है, वी यूज्ड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एज अ फूड। हम लोग जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? फूड के लिए, यानी ग्लूकोज को आपने फूड की तरह यूज कर लिया। इसके बाद इट ब्रेक डाउन इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में टूटता है। इसके बाद क्या होता है? एंड इट प्रोवाइड अस एनर्जी। इससे हमको क्या मिलती है बच्चा? एनर्जी मिलती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इट ऑल्सो जनरेट सम बाय प्रोडक्ट। इससे कुछ ना कुछ क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट बनता है, विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस वजह से क्या करोगे? जो चीज हार्मफुल होती है उसको शरीर में रखोगे कि शरीर के बाहर निकाल दोगे? बाहर निकाल दोगे ना। तो इस वजह से हमको क्या करना है? सो वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमको इसको क्या करना है? बॉडी से रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करेगी? एक्सक्रीशन से। फॉर दिस एक्सक्रीशन अकर। अब ये बताओ, एक्सक्रीशन हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी टिश्यू होगी। तो एक्सक्रीशन कहां से होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
और स्क्रीटरी ऑर्गन क्या है बाबू, बताओ जल्दी से, किडनी। स्क्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्क्रीशन कहां से होता है, किडनी से होता है। दो चीज में अभी थोड़ा सा बता देना, बाकी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। दो चीज में कंफ्यूज ना होना, स्क्रीशन और इजेशन। स्क्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। इजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट। तो स्क्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर जाता है और इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट जाता है। यहां तक बात समझ में आई? यानी जो तुम पचाने नहीं पाए उसको शरीर से बाहर निकालो, इजेशन। और तुम्हारे शरीर में केमिकल रिएक्शन हुई, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको बाहर निकालना, स्क्रीशन। बात समझ में आई बाबू? कोई समस्या नहीं है? अब एनसीईआरटी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये होम पेज में आ गए हम लोग। इसके बाद गाइस हम लोग आएंगे गूगल क्रोम पे और इसके बाद गाइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये हमने एनसीईआरटी पहले से ही निकाल के रखी हुई है, तो आपके सामने ये आ गई एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का लाइव प्रोसेस। चलो गाइस पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो ऐसे बड़ा भी हो जाता है, ठीक है इसमें। ये देखो सब बढ़िया से दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो आगे, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी of the organism which we call food to inside, a process we commonly call nutrition। यानी कि एनर्जी बाहर से आती है तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि बाहर से एनर्जी हमारे अंदर आ जाए, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और डिफिनेशन हमने क्या पढ़ी, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी बाहर से एनर्जी अंदर लाना और उसको यूटिलाइज करना, न्यूट्रिशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये सब एनसीईआरटी की। ज्यादातर मास्टर चाहे यूट्यूब में हो चाहे जहां, भाई सब इसको उड़ा देंगे शुरू का, और शुरू कहां से करेंगे, न्यूट्रिशन से, आगे कुछ बताइए नहीं करेंगे, है ना। देखो ध्यान से आगे, इफ द बॉडी साइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड। यानी बॉडी बढ़ाना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए। लाइफ ऑन अर्थ किस पे डिपेंड होती, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। इस बात की हमने अभी चर्चा की है कि जो पृथ्वी पे जीवन है किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का मतलब ग्लूकोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे की बात देखो, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। ज्यादातर फूड सोर्स कार्बन बेस्ड होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। समझ बात आई? तो ये सब कार्बन बेस्ड फूड है। आगे की बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस। इस कार्बन सोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, कि मतलब इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपनाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन भी अलग अलग होता है। आगे की लाइन देखो, अब अगला ये वाला पैराग्राफ रिस्पायरेशन समझाएगा, सुनो ध्यान से। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, यानी बाहर से जो एनर्जी आ रही वो अलग है, तो हमको एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। तो या तो तुम अलग अलग खाना खाओ, उसको अलग अलग सिस्टम रखो, या खाने को डाइजेस्ट करके एटीपी बनाओ और उससे तुमको डायरेक्ट एनर्जी मिलती रहे। तो यहां से जन्म किसका होता है, रिस्पायरेशन का। आप लोग जो भी खाना खाते हो, रिस्पायरेशन से क्या होता है, एटीपी एनर्जी निकल जाती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, यानी जो बाहर एनर्जी का सोर्स है वो दूसरा हो सकता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, तो इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होता नहीं, तो दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी बाहर के सोर्स ऑफ एनर्जी को तोड़ के यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है, जो कि हमको लगातार ऑक्सीजन मतलब एनर्जी दे सके। दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जिससे कि हम अपने बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट कर सके। नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ, जिससे कि हमारी बॉडी मेंटेन हो। इसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है, केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत है। और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी, बच्चा ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। फॉर दिस ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, इसके लिए ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, और इसके बाद उसको यूज करना जिससे कि ब्रेक डाउन होती है एनर्जी हमारे सेल के लिए, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन हमने क्या पढ़ा है, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड। और ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, और कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन क्यों होता है,
टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। आया समझ में? बहुत सही। आगे देखो, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक organ for taking in food, exchanging of gases or removal of waste may be needed because entire surface of the organism is in contact with the environment। यही चीज हमने पढ़ा था, अमीबा को किसी स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इंटायर बॉडी सरफेस किसके कांटेक्ट में होता है? अमीबा का जो इंटायर बॉडी सरफेस होता है वो बाबू होता है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अमीबा होता है, अमीबा का जो इंटायर बॉडी सरफेस होता है, अमीबा का इंटायर बॉडी सरफेस किसके कांटेक्ट में होता है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। तो क्या अमीबा को किसी तरह की नीड है? अमीबा को किसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है? अमीबा को किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, यानी अगर हम लोग खुद की बात करें, तो हमारे केस में क्या होता है, एनिमल्स के केस में क्या होता है? हमारा इंटायर बॉडी सरफेस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होता नहीं है। डिफ्यूजन से हमारा काम चलने नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा? हमारे में चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी देखें, थोड़ा थोड़ा लाइट कभी कभी फ्लक्चुएट करती है, तो ये कभी कभी थोड़ा सा गायब हो जाता है ना? तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये ओपन हो भैया, ये ओपन हो गया, तो ये वाला पैराग्राफ देखो ध्यान से। ये आ गया, ये आ गया, देखो देखो आ गया। एक सेकंड, ये हो गया था मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म वाला, हो गया था वी हैव सीन। हाँ, ये देखो अमीबा वाला हो गया था। आगे देखो, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। यानी मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग बॉडी फंक्शन के लिए परफॉर्म होता है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशल टिश्यू, हमको इन स्पेशल टिश्यू के बारे में पता है। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, it is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be function of special tissue। यानी हमारी बॉडी में स्पेशल सेल स्पेशल चीजों के लिए स्पेशलाइज होती है। आगे की बात देखो, however this poses a problem, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस, खाना ऑक्सीजन एक ही जगह पे लिया जाता है, तो हमको इसको पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे देखो, जब ये केमिकल रिएक्शन कार्बन बेस्ड सोर्स को यूज करती है, यानी अब एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन माइंडसेट में बैठाल के समझना। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स यूज करता है और ऑक्सीजन यूज करता है एनर्जी के लिए, तो उससे क्या क्रिएट होता है? बाय प्रोडक्ट। और ये बाय प्रोडक्ट यूजलेस होने के साथ साथ कैसे हैं? हार्मफुल है। तो करना क्या है? दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड। इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको शरीर के बाहर निकालना है एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन, और इसको शरीर के बाहर फेंकना है। किस प्रोसेस से बाहर फेंकेंगे? एक्सक्रीशन से बाहर फेंकेंगे। आगे देखो, अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अ स्पेशल टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टिश्यू चाहिए, वो स्पेशल टिश्यू क्या है? किडनी। बात समझ में आ गई ना? बहुत सही है। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म। डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है? मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। सिंपल सा आंसर है। हमारे में डिफ्यूजन क्यों नहीं सही रहेगा? क्योंकि डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। पहला आंसर क्लियर हो गया। तुमको सिंपल सही लिखना है इसके आगे, लाइक ह्यूमन बिकॉज डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। दूसरा क्या है? कैन व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन क्राइटेरिया से हमको पता चलता है कि कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है? तो पहला पैराग्राफ आपने खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है ना? हम लोगों ने पढ़ा है कि किस क्राइटेरिया से पता चलता है कोई लिविंग है। तो इसका आंसर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हमको यह पता चल जाता है कोई लिविंग है कि कोई नॉन लिविंग है। अगला देखो, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या चाहिए ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए? तो प्लांट को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, लाइट चाहिए, और वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना? इसके साथ मिनरल्स चाहिए, हमको कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज वगैरह चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट नहीं चाहिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल चाहिए
ऑर्गेनिज्म को। इसका व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कौन सा प्रोसेस जरूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ प्रोसेस एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इसके साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह हो गया। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस एसेंशियल है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। यहां तक बात समझ में आई ना? यहां तक आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। लास्ट, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको कोई चीज लगता है कि इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास इतनी करते हैं, मिलकर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।